हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज की क्लास का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके लिए केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस टायर 2 के सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं हैं ग्रिड प्रणाली यानी जालनुमा संरचना, पक्की ईंटों का उपयोग, उन्नत जल निकासी व्यवस्था यानी ढकी हुई नालियां और नगरों का दो भागों में पश्चिमी किला जो ऊंचा था और पूर्वी किला जो कि नीचा था में विभाजन था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहली है ग्रिड प्रणाली और समकोण सड़कें। नगरों की सड़कें सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती थी, जिससे वे जाल जैसी दिखाई देती थी। घरों के दरवाजे सड़कों की बजाय गलियों में खुलते थे। यानी जो आज के जो सेक्टर में जो व्यवस्था है, उस समय हड़प्पा सभ्यता के नगरों में व्यवस्था थी। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी और जो घर बने होते थे उनके जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे सुरक्षा की दृष्टि से। इस तरह वहाँ पे क्या थी, ग्रिड प्रणाली थी, समकोण सड़कें थी और जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य गलियों में खुलते थे सड़कों की बजाय। नेक्स्ट है उन्नत जल निकासी व्यवस्था। वहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी। जो घरों का पानी है वो नालियों में जाता था और नालियों का पानी पूरा शहर से बाहर निकलकर एक बड़े नाले में जाता था। इस तरह की वहाँ की जल निकासी व्यवस्था थी। घरों से पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियाँ थी जो मुख्य सड़क की नाली से मिलती थी, जो बेहतरीन सफाई प्रणाली का प्रमाण है। पत्थरों और ईंटों से ढकी होती थी जो उनके स्वच्छता के लिए जागरूकता को दर्शाता है। नेक्स्ट है सुनियोजित निर्माण। नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सभी ईंटें एक ही आकार की थी। कच्ची ईंटों का प्रयोग केवल कालीबंगा और रंगपुर जैसे स्थलों पर किया गया था। कालीबंगा और रंगपुर स्थलों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटें भी थी पर वहाँ पे मुख्य रूप से कच्ची ईंटें थी। ठीक है, बाकी हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा और रंगपुर को वहाँ का दीनहीन नक्षत्र भी कहा जाता है। माना जाता है, था या नहीं था ये नहीं, क्योंकि वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का जो गरीबी वाला क्षेत्र है वो माना जाता था कालीबंगा और रंगपुर को। नेक्स्ट है वास्तुकला। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्य भंडार जो जल प्रबंधन और सार्वजनिक जीवन की उत्कृष्टता का प्रतीक है। दो स्तरीय शहर। नगर ऊंचे चबूतरे पर बने किले और नीचे स्थित सामान्य आवास में विभाजित था। यानी नगर था वो दो तरह से विभाजित था। एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला था, वहाँ पे एक और चीज़ मिलती है कि चारों ओर से एक दुर्ग बना हुआ था। चारों ओर से पक्की ईंटों का एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे शायद क्या है, उच्च वर्ग के या धनी लोग रहते थे और यहाँ पे शायद गरीब लोग रहते थे। इस तरह के दो जो वहाँ का जो शहर था वो दो भागों में विभाजित था। निष्कर्ष है, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। उस समय की नगर नियोजन वहाँ के लोगों की सुरक्षा तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दिखाता है। उस समय के लोग वास्तुकला में भी निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यापार की क्या भूमिका थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सुदृढ़ कृषि और व्यापक व्यापार पर टिकी थी। यानी कृषि आधार प्रदान करती थी और व्यापार से विकास होता था। उपजाऊ भूमि, नहरों, नदियों द्वारा सिंचाई और विकसित कृषि तकनीकों ने अतिरिक्त अनाज पैदा किया। इस अधिशेष ने ही बड़े शहरों, केंद्रों, शिल्प उत्पादन और मेसोपोटामिया तक फैले विदेशी व्यापार को संभव बनाया, जो मोहरों और एक समान बाट पाप से प्रमाणित है। हड़प्पा सभ्यता में कृषि की भूमिका। जीविकोपार्जन का मुख्य आधार यानी कृषि है वो जीवन यापन का सबसे मेन काम था। उस समय कृषि जीवन का मुख्य आधार भी था और मुख्य व्यवसाय भी था। लोग गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों और कपास की खेती करते थे। अधिशेष उत्पादन। अब अधिशेष क्या होता है, यानी कि जो भी अतिरिक्त उत्पादन होता था उनके जीवन निर्वाह के बाद, यानी कि वो अपना जीवन निर्वाह के योग्य अपने पास रखते थे और बाकी जितना भी अतिरिक्त अनाज बचता था उसको वो बेचते थे या उसका व्यापार करते थे। तो अधिशेष उत्पादन। उन्नत कृषि तकनीकों और उपजाऊ भूमि के कारण अनाज की अधिक पैदावार होती थी, जिसके कारण अधिशेष अनाज का व्यापार होता था। नेक्स्ट है अन्न भंडार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले बड़े अन्नागारों से पता चलता है कि अधिशेष अनाज को आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा जाता था, जो शहरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का आधार।
कपास प्रमुख नकदी फसल थी। कृषि से उत्पादित अनाज ने ही शिल्पकारों और व्यापारियों का भरण पोषण किया, जिससे वे व्यापार में संलग्न हो सके। हड़प्पा अर्थव्यवस्था में व्यापार की क्या भूमिका थी? अभी तक हमने देखा कृषि की क्या भूमिका थी, अब है व्यापार की क्या भूमिका थी। आंतरिक और विदेशी व्यापार। हड़प्पावासी न केवल आंतरिक बल्कि सुदूर विदेशी व्यापार जैसे मेसोपोटामिया या ओमान से भी करते थे। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा की बजाय वस्तुओं की अदला बदली होती थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अदला बदली होती थी। वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी, मुद्रा नहीं दी जाती थी। व्यापारिक वस्तुएं मोतियों, आभूषणों, सीप की वस्तुओं, कपास और मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। तकनीकी व शहरी विकास। व्यापार ने ही लोथल जैसे बंदरगाहों का विकास किया था और मोहरों का उपयोग सुनिश्चित किया। निष्कर्ष, कृषि और व्यापार एक दूसरे के पूरक थे। कृषि ने जहां शहरी आबादी को भोजन देकर सभ्यता को स्थिरता प्रदान की, वहीं व्यापार ने धन, समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा मोहरों के आधार पर उनकी धार्मिक मान्यताओं का वर्णन करें। सबसे पहले भूमिका। हड़प्पा मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की धार्मिक आस्थाओं को समझने का प्राथमिक स्रोत है, जो मूर्ति पूजा से प्रेम, प्रकृति और शक्ति उपासना के संकेत देती है। प्रमुख मोहरों में ध्यानमग्न पशुपति महादेव यानी प्रोटो शिव, मातृदेवी, वृक्ष पूजा, पीपल और पशु पूजा, कुबड़ वाला बैल के अंकन से उनकी बहुदेववादी और प्रकृति आधारित आस्थाओं का पता चलता है। यानी कि जो उनके सिक्के मिले हैं या उनकी जो चित्रकारी मिली है, उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो प्रकृति और शक्ति के पुजारी थे। मोहरों के आधार पर प्रमुख धार्मिक मान्यताएं क्या है? सबसे पहले है पशुपति शिव की पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोहर पर योगी की आकृति है, जिसे पशुपति या पशुओं का स्वामी के रूप में जाना जाता है। यह योग और ध्यान में विश्वास को दर्शाता है। इस आकृति के चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा बने हैं। पशु और प्रकृति पूजा। मोहरों पर कुबड़ वाला बैल, एक सींग वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न, बाघ और गैंडा का व्यापक अंकन है, जो पशुओं के पवित्र होने का संकेत देता है। मातृदेवी की उपासना। अनेक मोहरों पर नारी आकृतियां हैं, जो उर्वरता की देवी की पूजा का संकेत देती है, जो ऊर्जा और सृजन का स्रोत मानी जाती है। वृक्ष और लिंग की पूजा। कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़ के नीचे एक देवता को खड़ा दिखाया गया है, जो वृक्ष पूजा का प्रमाण है। इसके अलावा लिंग और योनि के प्रतीक के रूप में पत्थरों की पूजा भी प्रचलित थी। अंधविश्वास और ताबीज, यानी उस समय के जो लोग थे ना, वो अंधविश्वासी भी थे। मोहरा का प्रयोग ताबीज की तरह भी किया जाता था, जो दर्शाता है कि वे भूत प्रेत, बुरी आत्माओं और जादुई अनुष्ठानों में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है योग और ध्यान। पशुपति मोहर पर त्रिमुखी योगी का चित्रण है। यह सिद्ध करता है कि हड़प्पावासी योग और ध्यान से परिचित थे। निष्कर्ष, इन मोहरों पर मंदिर के अवशेष न मिलने के बावजूद ये साक्ष्य दर्शाते हैं कि उनका धर्म पशु, प्रकृति और प्रतीकों के इर्द गिर्द केंद्रित था, जो परवर्ती हिंदू धर्म में समानता रखते हैं। यानी जो हिंदू धर्म में, आज के हिंदू धर्म में है, वही चीज़ें जो हड़प्पावासी थे ना, वो भी यही हम जैसे हम करते हैं नदियों की पूजा, पेड़ों की पूजा, उसी तरह से वो लोग भी क्या है, प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। इस तरह से जो हिंदू धर्म में, आज के हिंदू धर्म में प्रचलित है, वही चीज़ें क्या है, हड़प्पावासी भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई समाज में सामाजिक भिन्नता का पता कैसे चलता है? भूमिका। हड़प्पा समाज में सामाजिक भिन्नता का पता मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे समाधानों, कब्रों में मिली वस्तुएं और विलासिता की वस्तुओं के वितरण से चलता है। कब्रों में बर्तन और आभूषणों की भिन्नता तथा कीमती सामग्रियों से बने दुर्लभ विलासिता के सामान सामाजिक पदानुक्रम धनी गरीब को दर्शाते हैं। हड़प्पा समाज में सामाजिक भिन्नता के प्रमाण क्या है? सबसे पहले है समाधान। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण जैसे मनके, तांबे के दर्पण मिले हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास के साथ साथ सामाजिक भिन्नता को भी दर्शाते हैं। कुछ कब्रें अधिक समृद्ध हैं, यानी कि कब्रों में अगर जो कीमती सामान मिलता है तो इसका मतलब वो समृद्ध लोगों की है, और जो कम कीमती सामान मिलता है, साधारण सामान मिलता है, इसका मतलब वो लोग गरीब या साधारण परिवार के हैं। नेक्स्ट है मकानों का आकार। बड़े और भव्य मकानों की तुलना में छोटे और साधारण मकान उच्च और निम्न वर्ग के अंतर को स्पष्ट करते हैं। व्यापार और शिल्प। समाज में संभवतः विशिष्ट वर्ग पुरोहित, शासक, मध्यम वर्ग और कारीगर और कमजोर वर्ग यानी मजदूर मौजूद थे। क्षेत्रीय असमानता। कुछ बस्तियों में कीमती वस्तुएं मिलने और अन्य में न मिलने से भी सामाजिक और आर्थिक असमानता का पता चलता है। नगरों को दो भागों में विभाजन। हड़प्पा सभ्यता में शहर दो मुख्य वर्गों, दुर्ग ऊपरी भाग और निचले वर्ग में विभाजित थे।
जो मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक असमानता का संकेत देते थे। दुर्ग के चारों ओर रक्षा प्राचीर होती थी जो शासक वर्ग को बाढ़ या आक्रमण से बचाती थी। दुर्ग ऊपरी भाग में शासक, प्रशासनिक अधिकारी और धनी लोग रहते थे, जबकि निचला क्षेत्र आम जनता, कारीगरों और व्यापारियों के लिए था। यानी जैसे शहर था, तो ये शहर है, इसके दो भाग होते थे, एक ऊपरी और एक निम्न। तो जो ऊपर वाला था उसके चारों ओर रक्षा प्राचीर था, एक दुर्ग बना हुआ था जिसमें अमीर लोग, शासक, पुरोहित ये रहते थे। और जो ये था, जो नीचे वाला था, उसमें क्या है, उसमें मजदूर वर्ग, श्रमिक, इस तरह के लोग रहते थे। तो इससे भी पता चलता है कि उसमें क्या थी, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता मौजूद थी हड़प्पा सभ्यता के समय में भी। निष्कर्ष संक्षेप में, कब्रों में दफनाए गए सामान, मकानों का प्रकार और कीमती वस्तुओं की उपलब्धता ही हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक विविधता को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की तकनीक बताएं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व की एक उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा है। यह मूर्ति प्रसिद्ध लुप्त मोम तकनीक या लोस्ट वैक्स कास्टिंग द्वारा बनाई गई है। यह तकनीक उस समय की उन्नत धातुकर्म और कलात्मक कौशल को दर्शाती है। नर्तकी की मूर्ति की तकनीक और विवरण इस तरह से है। मूल तकनीक, इस विधि में पहले मोम से एक मूर्ति का मॉडल तैयार किया जाता था, फिर उस मोम की मूर्ति को गीली मिट्टी से ढककर सांचा बना लिया जाता था, जिसमें पिघला हुआ धातु डालने के लिए एक छोटा छेद छोड़ दिया जाता था। प्रक्रिया क्या थी उसको बनाने की, जब मिट्टी का सांचा सूख जाता था तो उसे गर्म किया जाता था, जिससे अंदर के मोम पिघलकर बाहर निकल आता था। इसके बाद पिघले हुए कांस्य को उस खाली सांचे में डाला जाता था। ठंडा होने पर मिट्टी के सांचे को तोड़कर कांस्य की मूर्ति को बाहर निकाला जाता था और अंत में उसे परिष्कृत किया जाता था। अब सामग्री क्या लगती थी, यह प्रतिमा कांस्य, जो कांस्य है वो तांबा प्लस, अब सामग्री क्या लगती थी, यह प्रतिमा कांस्य यानी जो कांसा है वो तांबा और टीन धातु से बनता है, जो शिल्पकारों की धातु मिश्रण में विशेषज्ञता को दर्शाता है। आभूषण और शैली, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, वह गले में एक हार और बाएं हाथ में कोहनी तक चूड़ियां पहने हुए हैं, और जबकि दाएं हाथ में कुछ चुनिंदा चूड़ियां हैं। मुद्रा कैसी थी उसकी, नर्तकी आत्मविश्वास से भरी एक प्राकृतिक और गतिशील मुद्रा में है, जिसका एक हाथ कमर पर और दूसरा जांघ पर है। मूर्ति के अंग विशेषकर भुजाएं लंबी और पतली है, जो सिंधु घाटी की कला की विशेषता है। यह तकनीक सिंधु वासियों की धातु विज्ञान में निपुणता और तकनीक कौशल को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए कौन से प्रमुख कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। भूमिका, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए किसी एक कारण के बजाय पर्यावरणीय, प्राकृतिक और मानवीय कारकों का संयोजन जिम्मेदार माना जाता है, जो लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। प्रमुख कारणों में जलवायु परिवर्तन, सूखा, नदियों का मार्ग बदलना या सूखना, जैसे सरस्वती नदी सूख गई थी, और भयंकर बाढ़ शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य जिम्मेदार कारक ऐसे हैं: जलवायु परिवर्तन और सूखा। विशेषज्ञ मानते हैं कि मानसून में कमी और बढ़ती शुष्कता ने कृषि आधारित इस सभ्यता को कमजोर कर दिया, जिससे लोग पलायन करने पर मजबूर हुए। नदियों का सूखना और मार्ग बदलना, सरस्वती जैसी महत्वपूर्ण नदियों का सूखना और सिंधु नदी का बार बार मार्ग बदलना प्रमुख कारण रहा है। भयंकर बाढ़, मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में गाद की परतें यह दर्शाती है कि बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने शहरों को नष्ट कर दिया था। व्यापार में गिरावट, मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के टूटने से आर्थिक स्थिरता खत्म हो गई थी। बाहरी आक्रमण, कुछ इतिहासकार जैसे व्हीलर आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण मानते हैं, हालांकि यह सिद्धांत अब पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। महामारी, भीषण महामारी या प्लेग को भी सभ्यता के तेजी से खत्म होने का एक कारण माना जाता है। इस प्रकार इन प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय बदलावों ने शहरी बुनियादी ढांचे को तोड़ दिया, जिससे सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। तो ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि KVS, NVS और AMRS के टायर सेकंड में पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो इस वीडियो में मैंने करवाए हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।